दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा से जब लगातार ये जानकारी आ रही हो कि चीनी सैनिकों की तादाद सीमा पर लगातार बढ़ाई जा रही है और जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन नहीं करने पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी थी, उस सहमति से इतर चीन हेलीपैड तक बना रहा है, तो हमें लगता है कि इस इलाके की भौगोलिक और सामरिक महत्ता को आज आपको समझना चाहिए। क्योंकि मौजूदा वक्त का सच यह है कि लेह से आगे जा पाने की स्थिति में कोई रिपोर्टर भी नहीं है, कोई पत्रकार भी नहीं है। 10 किलोमीटर के दायरे से लेह के बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यानी उस इलाके में तनाव इस हद तक है या सैनिक या सेना की आवाजाही इस हद तक है। लेकिन 2 बरस पहले जब हम वहां पर गए थे तो हमें लगता है कुछ वहां के वीडियो और कुछ वहां की तस्वीरें आज आपके साथ साझा भी करेंगे। लेकिन जब आप इसके सामरिक महत्व को समझना चाहते हैं तो जो पेंगोंग लेक है, जो कि तकरीबन लेह से 170 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 5 से 6 घंटे पहुंचने में लगते हैं। उस लेक का 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के हिस्से में आता है और उसके बाद 90 किलोमीटर वह चीन यानी तिब्बत के हिस्से में आता है और वहां पर उसको कहते हैं पेंगोंग तासो। उसी पेंगोंग तासो के दक्षिणी हिस्से में चीनी फौज लगातार बढ़ रही है। उत्तरी हिस्से में वहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। तो शायद उन परिस्थितियों को समझने से पहले जब आप एक मानचित्र देखेंगे तो पेंगोंग लेक के ठीक समानांतर कुछ आगे गलवान वैली है। उस गलवान वैली से जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आक्साई चीन का इलाका है। आक्साई चीन से जब आप बाईं तरफ देखते हैं तो वो सियाचिन का इलाका है। सियाचिन पाकिस्तान से लगा हुआ है, सियाचिन भारत से लगा हुआ है, सियाचिन का हिस्सा दूसरी तरफ चीन से भी लगा हुआ है। तो यह त्रिकोण की स्थिति कमोवेश इस पूरे इलाके में बनती है और शायद इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ सवाल शुरू में, क्या चीन ने मौजूदा वक्त में जो रुख लिया है उसकी वजह सिर्फ सीमावर्ती इलाके में भारत द्वारा सड़क बनाना है, या फिर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है कोविड वायरस के बाद से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर पर उसमें उसने ध्यान बटाने के लिए भारत को टारगेट पे लिया है, या फिर जम्मू कश्मीर के भीतर चीन अपनी हैसियत खुद को भी दिखाना चाहता था, यानी उस विवाद में वह एक टांग लगातार आक्साई चीन के जरिए फंसाना चाहता था। और उसी के मद्देनजर जब भारत ने 370 खत्म किया, भारत ने जब जम्मू कश्मीर स्टेट का स्टेटस खत्म किया और यूनियन टेरिटरी में लद्दाख को भी लाकर खड़ा कर दिया, तो क्या यह चीन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया? और लद्दाख के भीतर की परिस्थिति क्या है, वहां पर जो लोकल्स हैं वह किस रूप में इन सारी परिस्थिति को देख रहे हैं? और तो और उस जगह जो पेंगोंग वैली का इलाका है या जहां पर गलवान वैली है, वहां पर एक्वलाइज होने के लिए वहां पर ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। तो वहां के लिए सैनिक जो होते हैं, अक्सर माना यह जाता है कि लद्दाख के सैनिक, लद्दाख स्काउट्स उन्हें कहते हैं, 1962 के वार में भी उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका थी। तो इस वक्त उनकी भूमिका क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के सफर पर लिखें उससे पहले एक तस्वीर और साफ कीजिए। भारत की सीमा जो है 7 देशों से लगती है। सबसे बड़ी सीमा जो भारत की लगती है वह बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन है, चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर और भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। बहुत छोटा सा हिस्सा, तकरीबन 106 किलोमीटर का हिस्सा अफगानिस्तान से भी लगता है। अब ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान को लेकर भारत के संबंध, भूटान को लेकर संबंध, म्यांमार को लेकर संबंध, नेपाल को लेकर संबंध, पाकिस्तान को लेकर संबंध, चीन को लेकर संबंध, बांग्लादेश को लेकर संबंध। और इन संबंधों के दायरे में मौजूदा वक्त में इसकी महत्ता क्या है, जब आप इसे समझना चाहेंगे तो इसके लिए आपको एक वक्त में जो माओ की फिलॉसफी थी 5 फिंगर स्ट्रेटजी, हमको लगता है आज आपको उसको भी समझना होगा। इन सारी परिस्थितियों को समझने से पहले हमें लगता है कि हम आपको लिए चलते हैं उस पेंगोंग लेक के इलाके में, जहां पर सफर करना फिलहाल किसी के लिए भी नामुमकिन है, खासतौर से किसी आम नागरिक या पर्यटक के लिए। लेकिन 2 बरस पहले जब हम वहां पहुंचे थे तो पहले इस लेक को देखिए, बेहद खूबसूरत है ये लेक। यही है पेंगोंग लेक का इलाका। शायद अब यहां पर आने वाले वक्त में कब तक पर्यटक पहुंच पाएं, यह दूर की गोटी है।
मौजूदा वक्त में तो लेह से तकरीबन 25 किलोमीटर से आगे जाने की इजाजत किसी भी पर्यटक को नहीं है, जबकि यह लेह से तकरीबन 167 किलोमीटर की दूरी पर है। शानदार लेक, दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक, पानी का रंग गाढ़ा नीला और ऊपर आसमान हल्का नीला। आप एक क्षण महसूस करेंगे जिस तरीके से पहाड़ों से घिरा यह इलाका है, आप स्वर्ग में तो नहीं है। समुद्र से 4350 मीटर ऊपर और तकरीबन 135 किलोमीटर यह लंबा लेक है और इसमें 45 किलोमीटर भारत के हिस्से में तो 90 किलोमीटर चाइना यानी तिब्बत के हिस्से में आता है और 20 किलोमीटर के बाद ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी दुनिया का ये वो जगह है जहां पर लेक के ऊपर से सीमा रेखा गुजरती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे लगातार 24 आवर पेट्रोलिंग होती है बोट के जरिए। एक तरफ से चीन का बोट गुजरता है तो दूसरी तरफ से भारत के बोट, और उस पर अपने अपने देश के लहराते झंडे और उसके साथ हाथों में पकड़े हुए सफेद कपड़ा लहराते हुए चलते हैं, जो कि शांति का प्रतीक है। लेकिन इस लेक में भी कई मौकों पर तनाव पैदा हुआ है। 2008 में आखिरी बार यहां पर जब तनाव पैदा हुआ था तो पेट्रोलिंग करते हुए भारतीय बोट को नेवल क्राफ्ट जो चीन के थे 3 नेवल क्राफ्ट ने घेर लिया था और उसमें 2 मशीन गन और 20 मेंबर्स थे उस वक्त सैनिक। और उसी के बाद अगले महीने ही नेवी चीफ सुरेश मेहता वहां पर निकले थे और उन्होंने उस समय भारतीय सेना को और ज्यादा बोट और सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था कराई थी। लेकिन इस बोट की पहचान शायद इस लेक की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह भी है कि नमक वाला पानी होने के बावजूद सर्दी के दिनों में यह पूरी तरीके से जम जाता है और यहां पर आइस स्केटिंग और पोलो खेली जाती है। तो बेहद खूबसूरत पेंगोंग लेक का एक सच यह भी है कि इस पूरे माउंटेन वाले इलाके में यहीं पर एक समतल जमीन है और खासतौर से सर्दी के मौसम में जब यहां बर्फ जम जाती है तो इस समतल जमीन पर बर्फ के ऊपर सैनिकों की ट्रेनिंग भी होती है, घोड़ों की ट्रेनिंग भी होती है। और जिस वक्त चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था उस वक्त यहां पर डोगरा जनरल हुआ करते थे जोरावर सिंह, जिनकी ट्रेनिंग बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन अभी इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि चारों तरफ बर्फीले माउंटेन्स और उन सब के बीच ऑक्सीजन की कमी, तो ऐसे इलाके में युद्ध के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत होती है। और ध्यान दीजिए तो 15 जून को जो भारतीय सैनिक शहीद हुए वो बिहार रेजिमेंट के थे और बिहार रेजिमेंट और इन सब के बीच दूसरा सवाल था कि तब लद्दाख स्काउट्स के लोग कहां थे या उससे जुड़े लोग यहां पर क्यों मौजूद नहीं थे। ये एक सवाल है जो मौजूदा वक्त में लद्दाख के लोगों से जब आप बातचीत करेंगे, क्योंकि लद्दाख के एक गांव तो ऐसी पहचान है उसकी कि वहां के 90 लोग 1962 के युद्ध में शरीक हुए थे और उन्होंने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। उसमें से 40 जवान शहीद हो गए थे उस वक्त। लेकिन मौजूदा वक्त में यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1962 का वक्त हो, 1975 का वक्त हो, 1971 का वक्त हो, हर मौके पर यहां पर लद्दाख स्काउट्स ने अपनी पहचान के साथ चीनी सेना को हर वक्त आने से रोका है। और 1962 के युद्ध में जब पार्लियामेंट के भीतर नेहरू ने इस बात का जवाब दिया था कि गलवान की घाटी में किसी भी तरीके से एक भी पोस्ट हड़पने नहीं दी जाएगी चीन को, तब ऐसे में जो लद्दाख के स्काउट्स थे उन्होंने ही काम किया था और उस समय उनकी पहचान नुब्रा गार्ड्स के तौर पर थी 1948 में। हालांकि 1952 में उनको जम्मू कश्मीर मिलिटेंट जो 7th बटालियन है उसके साथ मर्ज किया गया और मिलिशिया जो जम्मू कश्मीर की जो 14th बटालियन है उसके साथ 1959 में 1959 में मर्जर में एक दूसरी बटालियन क्रिएट की गई। तो इनकी भूमिका बड़ी रही है जो मौजूदा वक्त में नहीं है। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इस पूरे इलाके को सफ़र पर निकलते हैं, जब आप लेह से निकलेंगे, लद्दाख से निकलेंगे और पेंगोंग वैली तक जाएंगे, तो जरा इस सफ़र पर चलिए और देखने की कोशिश कीजिए कितना जटिल रास्ता है ये पूरा का पूरा। ये बाटिला और थथोक का इलाका है। लेह से तकरीबन 100 किलोमीटर बाद यही इलाका आता है और उसके बाद लगभग 70 किलोमीटर के बाद पेंगोंग, और पेंगोंग से तकरीबन 40 किलोमीटर के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन इस बीच के रास्ते पर भी अभी निर्माण कार्य हुआ नहीं है, हालांकि सड़क बांधी जा रही है। 2 बरस पहले ये पूरी तरीके से कच्ची सड़क थी और उसी वक्त के ये वीडियो हैं जो ऐसे आप देख पा रहे हैं। लेह से जब आप निकलते हैं और इन सड़कों से होते हुए पेंगोंग झील तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन सब के बीच के इन रास्ते को देखकर आपको यह एहसास हो सकता है कि बेहद कठिन रास्ता है। 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है।
लेकिन बेहद खूबसूरत है ये पूरा का पूरा इलाका। और इन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए जब आप पेंगोंग के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं तो दूर से आपको नजर आने लगती है वो नीली झील। और उस नीली झील की तरफ आकर्षण कुछ ऐसा होता है, आप जैसे जैसे उसके नज़दीक पहुंचते चले जाते हैं वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जी, यही वो झील है। लेकिन इस झील के 7 किलोमीटर के बाद स्पैगमिक गांव है, उसके आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और एक लिहाज से कहें तो उसके बाद पूरी तरीके से मिलिट्री वहाँ पर मौजूद रहती है। लेकिन बावजूद इसके मौजूदा वक्त में आप इन इलाकों तक भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मौजूदा वक्त में तनाव का केंद्र बना हुआ है। एक लिहाज से कहें तो यह ग्राउंड जीरो की स्थिति है। और यहाँ पर हम पहुँचे थे 2 बरस पहले। तो 2 साल पहले इस लेक के समानांतर जो तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्मैगमिक गांव है, वहां तक हमें जाने का मौका मिला था। और उन गांव के लोगों से हमने बातचीत भी की थी। और उन गांव के लोगों को चीन को लेकर बड़ा साफ दृष्टिकोण था कि चीन को मौका मिलेगा नहीं कि वो भारत की जमीन हड़प लेगा। और इसका उदाहरण करगिल युद्ध के समय बड़े साफ तौर पर उभरा था, जो वहां के लोगों के जहन में था। उस समय भारतीय सेना का पूरा ध्यान करगिल युद्ध के समय पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर था। और उस समय चीन की सेना ने लगभग 5 किलोमीटर की सड़क पेंगोंग लेक के समानांतर में बना दी थी। हालांकि उस लेक के समानांतर बनी सड़क पर पेट्रोलिंग इस तनाव से पहले भी होती रही। आई कांटेक्ट के साथ एक तरफ से चीनी सैनिक का आना, दूसरी तरफ से भारतीय सैनिक का गुजरना, ये लगातार पेट्रोलिंग भी चलती रही। लेकिन मौका मिलते ही वो भारत की सेना को हड़प लेगा, इसकी समझ जब गांव वालों तक को है और लद्दाख के गांव वालों को है, तो ये दिल्ली में ये समझ क्यों नहीं डेवलप हो पाई? क्योंकि इसी दौर में दिल्ली बहुत ज्यादा बीजिंग के नजदीक आया, सामरिक दृष्टि से नजर आया, वैदेशिक नीति में नजर आया, व्यापारिक दृष्टि से नजर आया, निजी दोस्ती में नजर आया। और तो और जैसे ही ध्यान दीजिए 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और शी जिनपिंग की पहली यात्रा होती है 2014 में, सितंबर के महीने में। वो अहमदाबाद जाते हैं, वहां झूला झूलते हैं। 2014 में अगर वो आते हैं तो 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं चीन। फिर 2016 में फिर दोबारा जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो 1 महीने के बाद 2016 में ही गोवा आते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग थी और शी जिनपिंग आते हैं। 2017 में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन जाते हैं, 2018 में जाते हैं, वुहान गए थे। 2019 में याद कीजिए तो फिर शी जिनपिंग आते हैं, मद्रास गए, मालापुरम में। और इन सब को याद करते हुए इस परिस्थिति सोचिए कि 18 बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। उस दौरे में हर बातचीत जो दोस्ती की थी वो इतनी निकटता की थी। तो क्या चीन की विस्तारवादी नीति को भारत नहीं समझ पाया, या दिल्ली नहीं समझ पा रहे थे, या वो मानकर चल रहे थे कि निजी दोस्ती से शायद वैदेशिक नीति समझ जाएंगे? इसकी वजह यह है क्योंकि माओ की अपनी फिलॉसफी 5 फिंगर्स की बहुत साफ रही है। उसमें उनके निशाने पर लद्दाख भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। और यह फिलॉसफी कोई चीन की अभी से नहीं है, चीन के रेवोल्यूशन से पहले 19वीं सदी में भी चले जाइएगा तो उस समय भी जिन 5 कलर्स का वो जिक्र करते हैं उसमें नेपाल, भूटान का भी जिक्र करते हैं, उसमें लद्दाख का जिक्र भी होता है, सिक्किम का जिक्र भी होता है, तिब्बत का जिक्र भी होता है। तो ये फिलॉसफी कोई नई नहीं है। लेकिन जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि 1954 के समय में बाकायदा जो चाइनीज अफसर थे तिब्बत में, उन्होंने खुले तौर पर इस बात को ऐलान किया कि वो आज़ाद करेंगे सिक्किम को, भूटान को, लद्दाख को और नेफा को। नेफा का मतलब था अभी का अरुणाचल प्रदेश, उस समय नेफा को कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसी पीरियड में एक मैप छपा, चीन ने एक मैप, अंतर्राष्ट्रीय मैप जो छापा और अपने देश का छापा, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर लद्दाख को अपना हिस्सा बताया, नेपाल को बताया, भूटान को बताया, सिक्किम को बताया और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को बता दिया। उस समय इंडियन डिप्लोमेट्स जो बीजिंग में थे, चीन में थे, पिकिंग में कहा जाता है, उस समय जो थे, उन्होंने इस पर बड़ी आपत्ति की। और आपत्ति करने के बाद उस वक्त के जो स्कॉलर थे, जो डिप्लोमेट्स थे, वो त्रिलोकीनाथ कौल हुआ करते थे और डिप्लोमेट्स थे BSK ग्रोवर, उन्होंने किताब भी लिखी। लेकिन जिस किताब में ये मैप छपा, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना, उसके बाद जो एक भाषण का हिस्सा था जो लहासा में 1959 में दिया गया, जो कि चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल जियांग वाओ ने दिया, उन्होंने बहुत साफ कहा कि भूटानी, सिक्किम, लद्दाखी संयुक्त परिवार है। वे हमेशा तिब्बत और चीन की महान मातृभूमि के अधीन रहे हैं। उन्हें एक बार फिर एकजुट होना होगा और कम्युनिस्ट सिद्धांत को सीखना होगा।
यानी चीन की विस्तारवादी नीति कहीं भी छुपी नहीं है। जब आप एक पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर दिल्ली से कहां भूल हो गई, या दिल्ली ने किस रूप में अपने आप को डिरेल्ड किया, या वो नहीं समझ पाए ये कौन सी परिस्थिति थी। और मौजूदा वक्त का सच यह है कि जब सीमा से इस बात की खबर आती है कि वहां पर हलचल तेज है और चीनी सेना लगातार वहां पर अपनी संख्या बढ़ा रही है, हेलीपैड तक बना रही है, तब यह सवाल है क्या भारत युद्ध कर पाएगा, युद्ध कर पाने की स्थिति में है, नहीं है। लेकिन इसका अगला सवाल, युद्ध भी करेगा, युद्ध कर पाने की स्थिति में भी है, लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि अमेरिका की भूमिका, यूरोप की भूमिका या रूस की भूमिका अब वैसी नहीं है जो 1962 में थी। 1962 में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने भारत का साथ दिया था, और उस समय पार्लियामेंट के भीतर जो नेहरू का भाषण है, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि गलवान वैली का एक पोस्ट भी नहीं जाने दिया जाएगा। और उस समय लद्दाख स्काउट्स ने जान हथेली पे रख के हर पोस्ट को अपने हिस्से में ले लिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में देश के भीतर के जो सवाल है, जिस तरह से मान लीजिए कांग्रेस सवाल उठाती है, विपक्ष सवाल उठाता है, या फिर धारा 370 को लेकर कश्मीर के भीतर जब आप जाते हैं, या लद्दाख के भीतर के सवाल है। लद्दाख के लोगों के सामने मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरअसल जब से यह यूनियन टेरिटरी बन गई है तो वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का महत्व खत्म हो गया है। अब राजभवन की चलती है, राजभवन दिल्ली से चलता है, और वहां के लोकल जो वहां के कमिश्नर्स होते हैं, जो लोकल स्तर पे जिनका चुनाव होता है, उनकी कोई सुनता नहीं है। होते होते ये आ गया कि जो बीजेपी के वहाँ के अध्यक्ष जो बनाए गए यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया 2 दिन पहले, यह भी जानकारी आई। इसका मतलब है कि अपनी महत्ता को वहाँ के लोग चाहते हैं कि किसी रूप में साथ लें। और शायद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि सबको एक साथ लेकर, एकजुटता के साथ चीन के साथ लड़ाई लड़नी है। अन्यथा देश के भीतर अगर चीजें बिखरी रहेंगी तो फिर कितनी मुश्किल होगी, इसका एक नज़ारा आपके सामने था जो हम चाहते थे कि भौगोलिक तौर पे साफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।